हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर बाजार दर्शन। जैनेन्द्र का लिखा हुआ पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन हमारा जो आज का अर्थशास्त्र है उससे संबंधित पाठ है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बाजार में लेन देन करते हैं, खरीदते बेचते हैं, उस पर आधारित ये पाठ है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यंग है कि कैसे आज के बाजार ने मनुष्य को अपने पंजों में जकड़ लिया है। तो पहले हम इस पाठ का सारांश देखते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाहते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी का महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। बच्चों, वैचारिक मतलब जो निबंध विचारों पर आधारित है। इसमें जैनेन्द्र जी के स्वयं के विचार हैं, तो ये वैचारिक निबंध है। बहुत सारे विचारों के साथ उन्होंने इस पाठ में अपना वक्तव्य रखा है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। अभी जो ये निबंध है, इसमें लेखक अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा, जो हमारा अर्थशास्त्र है, वो पूरा किस पर आधारित है? बाजार के यथार्थ पर। बाजार मतलब मार्केट, यथार्थ मतलब वास्तविकता, सच्चाई। जो बाजार की सच्चाई है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा निबंध आधारित है। लेखक ने अपने मित्रों और परिचितों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि बाजार की जादुई ताकत व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। अभी जो इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं पाठ में, कोई कहानी नहीं है, छोटी छोटी कहानियां हैं उनके अपने मित्रों के, कोई इंसिडेंट्स हैं, कुछ घटनाएं हैं, उनका उदाहरण दे करके उन्होंने ये बताया है कि बाजार की एक जादुई शक्ति होती है, जो जादुई ताकत होती है, वो कैसे आदमी को अपना गुलाम बना लेती है। हम सब जानते हैं आजकल तो मॉल का ज़माना है। पहले जैसे बाजार ख़त्म हो गए, ख़त्म तो नहीं, लेकिन आजकल प्रचलन में क्या है? मॉल। हम मॉल घूमने जाते हैं, मॉल घूमने जाते हैं और इरादा कुछ नहीं होता, लेकिन हम बहुत कुछ खरीद कर आ जाते हैं। तो ये बाजार की जादुई शक्ति, जादुई मतलब मैजिकल पावर है। और इसी जादुई शक्ति पर आपका एक प्रश्न आएगा। जो भी बात शब्द यहाँ पर अंडरलाइन है उन पर हमारे प्रश्न होंगे। तो बाजार की जादुई शक्ति क्या है? वो शक्ति जो बाजार में चारों तरफ फैली है और मनुष्य को अपने अंदर बांध लेती है और अपनी तरफ खींचती है। हम ना चाहते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी खींचे चले जाते हैं। ऐसी शक्ति है बाजार की, और ये व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। और हम ना चाहते हुए भी गुलाम बन जाते हैं और हम कुछ भी खरीद के ले आते हैं। बाजार की सार्थकता वस्तु और आवश्यकताओं के आदान प्रदान में है, लेकिन बाजार की चमक दमक में फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। अभी बाजार की सार्थकता किसमें है? सार्थक का मतलब एक्चुअल बाजार क्या देता है। सार्थकता मतलब बिल्कुल बाजार को क्या देना चाहिए, बाजार का मतलब क्या है, वो सार्थकता किस में है? आदान और प्रदान में। बाजार का निर्माण कैसे हुआ? इसी तरह हुआ जब हमें कुछ सामान चाहिए था। पहले के ज़माने में जब वस्तु विनिमय नहीं था, होता था, जब पैसे नहीं थे, तो हम क्या करते थे? हमें गेहूं चाहिए, हम जाके किसान के पास गेहूं ले लेते थे। उसको कुछ सब्जी भाजी चाहिए तो वो सब्जी उसको दे देते थे, या लोहे का कुछ काम है तो लोहे का सामान उसको दे देते थे। इस तरह से हम एक दूसरे से वस्तु विनिमय करते थे। परंतु जैसे ही मुद्रा का शुरुआत हुई तो हम बाजार में मुद्रा देकर के और अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने लग गए। तो यहाँ पर बाजार की सार्थकता, उसकी सच्चाई, उसको करने वाला क्या काम है? आदान प्रदान, लेन देन करना, यही उसका काम है। लेकिन बाजार की चमक दमक में फंसकर व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फिजूल खर्ची, बेकार का पैसा बर्बाद करते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाजार की चमक दमक देख करके, बाजार में जो चमक दमक है उसको देखकर हम बेमतलब में जाकर के, फिजूल मतलब बेकार की चीज़ें जाकर के खरीद लाते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। और अनावश्यक रूप से वस्तुओं के संग्रह में लग जाते हैं। और क्या करते हैं? अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम वो सब चीज़ें जाकर के संग्रहित करके अपने घर में खरीद कर ले आते हैं। संग्रह मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। यदि व्यक्ति भगत जी की तरह अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने बाजार जाए तो वह बाजार को और बाजार उसको लाभ पहुंचा सकता है। अब इसमें एक भगत जी की कहानी है, जिसको कि अपनी ज़रूरत जितनी थी उसका अपनी ज़रूरत का पता था। वो उतनी ही चीज़ देता था जो उसकी ज़रूरत होती थी, उससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खरीदता था। ऐसे ही व्यक्ति जो है वो बाजार को उसकी सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। सार्थकता अन्यथा बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र, अर्थशास्त्र, एक अनीति शास्त्र बनाकर रख देगा। वरना क्या होगा? बाजार क्या करेगा? जो हमारा ये अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र बाजार पर आधारित है, उस अर्थशास्त्र को बाजार क्या बना देता है? अनीति शास्त्र।
आज का जो बाजार है उसने अर्थशास्त्र को क्या बना दिया, अर्थशास्त्र नहीं रह गया, अनीति शास्त्र रह गया। बेमतलब के आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, इतना ले लो तो इतने % फ्री मिलेगा, ये एक पे एक फ्री मिलेगा। अब वो उस एक फ्री के चक्कर में हम जाकर के चीज़ें खरीद लेते हैं। तो ये जो इस तरह का लुभावना जो ऑफर्स होते हैं हमारे ऊपर, ये क्या है, ये जादू है। और इस जादू से हम फिजूल खर्ची करते हैं और ये अर्थशास्त्र एक अनीति शास्त्र बन करके रह जाता है। निबंध की इसी मूल भावना को लेखक ने किस्सा गोई और दार्शनिक शैली में स्पष्ट किया है। अभी यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, किस्सा गोई और दार्शनिक शैली। आपसे पूछा जा सकता है, ये ऑप्शनल प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो किस्सा गोई शैली, किस्सा गोई शैली किसे कहते हैं, जहाँ हम किस्सों के माध्यम से कुछ अपनी बात को, इसकी सत्यता को जाहिर करते हैं या उसको प्रूव करते हैं। दार्शनिक शैली, बिल्कुल दर्शन में चले जाते हैं, अपने विचारों को बिल्कुल दार्शनिक अंदाज में, फिलोसफिकल रूप में हम बात करते हैं। तो यहाँ दोनों शैलियों का प्रयोग किया है लेखक ने। आपको कुछ किस्से सुनाए हैं और साथ ही साथ कुछ अपना दर्शन, अपनी कुछ फिलोसफी आपके सामने रखी है और तब इस पाठ का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। बाजार दर्शन की पहले अंश में लेखक ने मनुष्य की बाजार से प्रभावित होने वाली प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। अभी इसमें पॉइंट वाइज आपके लिए सारांश तैयार किया है मैंने। इसमें मैं आपको कहानी भी बताती चलूँगी और उसका जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनको देखते चलिए और उनको समझते चलिए, क्योंकि उन पर आधारित ही आपके प्रश्न आएंगे। जो पाठ में जो पहला पैराग्राफ है या जो शुरू का पोर्शन है, उसमें क्या बताते हैं वो, कि बाजार दर्शन के पहले अंश में लेखक ने मनुष्य की बाजार से प्रभावित होने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। अभी हम बाजार से कैसे प्रभावित हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, बाजार हमको किस तरह अपना प्रभाव डाल करके हमें जकड़ लेता है, कि उस प्रकार बाजार की चमक दमक से प्रभावित होकर जरूरत से अधिक सामान खरीदता है और फिजूल खर्ची करता है और स्त्री का नाम लेकर खरीदारी कर अपना बचाव बड़ी खूबसूरती से करता है। अभी पाठ का जो पहला पैराग्राफ था उसमें लेखक बताते हैं कि उनके कोई मित्र थे, वो बाजार से लौटे अपनी पत्नी के साथ और बहुत सारा सामान, बैग भर के सामान ले आए। तो उन्होंने पूछा, अरे तुम इतना सामान क्यों ले आए? तो बोले, अरे मैं क्या करूँ, ये श्रीमती जी हैं, यही जाती हैं और सामान भर के ले आती हैं। जबकि ऐसा नहीं कि उन्होंने सामान नहीं खरीदा, पर नाम किसका लगा दिया, औरतों का। औरतों की एक गुण है कि वो संग्रह करती हैं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि औरतें अपने घरों में सामान इकट्ठा करती हैं। कभी कभी वो ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करती हैं, कभी कभी बेज़रूरत का भी करती हैं। ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आदमी जो है, जो पुरुष वर्ग है, वो क्या करता है, औरतों का नाम लेकर के उनको बाजार से सामान खरीदता है, या अगर कुछ खरीदा तो औरतों का नाम लगा के खुद बच जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो श्रीमती जी गई थी। ये आपने हर घर में देखा होगा। अभी वो कह रहे हैं कि वो फिजूल खर्ची करता है और नाम किसका लगा देता है, और स्त्री का लगा देता है। दूसरा पॉइंट देखिए, व्यक्ति के मन में छिपी मनी बैग की पावर का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाया जाता है कि पैसे की गर्मी या एनर्जी को बताया गया है, जिसे पैसे की पावर या परचेजिंग पावर कहते हैं। अभी यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पैसे में पावर होती है। वो पावर कैसी होती है, वो शक्ति कैसी है? एक तो 2 तरह की शक्ति, एक तो हमको अपने में बांध लेती है और दूसरी शक्ति कैसी है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग मतलब हम खरीदते हैं, किसके द्वारा खरीदते हैं, हम पैसों से खरीदते हैं। तो जितने पैसे उतनी हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा। तो पैसे में एक गर्मी होती है, एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, एक नशा होता है। वो नशा कैसा है, परचेजिंग का, खरीद सकने का। अगर मेरे पास 100 रुपये लेकर के मैं बाजार गई तो मेरी परचेजिंग पावर जो है वो कितनी है, 100 रुपये के बराबर। अगर मेरे पास पूरा ATM कार्ड मेरे पास है और कोई बंधन नहीं है तो मेरी परचेजिंग पावर बहुत है। मेरे अकाउंट में अगर लाख रुपए हैं तो मेरी लाख रुपए की परचेजिंग पावर है, क्योंकि मैं उस समय खरीद सकती हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है। तो पैसे की जो ताकत है उसको परचेजिंग पावर कहा गया। वो गर्मी होती है। पैसे की गर्मी जो है वो आदमी को अंधा बना देती है। वो आदमी भूल जाता है कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या चीज़ उसके लिए ठीक है, क्या चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये जो पावर है इसको क्या कहा गया, परचेजिंग पावर। आपका प्रश्न आ सकता है कि पैसे की परचेजिंग पावर क्या है, आप उसे कैसे समझेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से डिटेल इसका आंसर लिखना होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धिमान और संयमी लोग पैसे को बचाते हैं और अपनी पावर को बढ़ाते हैं। अभी पैसे की पावर, जो परचेजिंग पावर है, वो कैसे बढ़ती है? हम लोग क्या करते हैं, हम रोज़ नौकरी करते हैं और महीने के पैसे अपने इकट्ठे करते हैं, सेविंग करते हैं, और हमारा जो अकाउंट है वो बढ़ता जाता है। आज 1000 हुए, कल 4000 हुए, कल 10,000 हुए, 20,000 हुए, लाख हुए।
और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती जाती है। तो हम अपने पैसों को बचा करके अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम जो संयमी है, संयमी मतलब हमारे अंदर संयम है, हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम भावनाओं में बहते नहीं, समझदारी से काम लेते हैं और बुद्धिमान है, बुद्धि खुली है और टॉलरेंस, संयम हमारे अंदर है, अपने आप को कंट्रोल, नियंत्रित करने की शक्ति हमारे अंदर है, तो ये पैसा हमारा बढ़ेगा और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, हम अपने आप को रोक नहीं सके, तो क्या होगा? आज हमारे पास मान लिया लाख रुपए हैं, कल हम बाजार निकले, हमने उसमें से 20,000 उड़ा दिए, तो कितने बचे? 80,000 बचे। तो यानी हमारी परचेजिंग पावर लाख से 80,000 हो गई, यानी घट गई कि नहीं? तो हम जब खरीदारी करते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो संयमी, जो नियंत्रित व्यक्ति होते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रख लेते हैं, वो उनके पैसे की पावर जो है वो परचेजिंग पावर बढ़ती जाती है। तो यहाँ कहा गया कि बुद्धिमान और संयमी लोग पैसे को बचाते हैं और अपनी पावर को बढ़ाते हैं। यहाँ बाजार को शैतान का जाल कहा गया। अभी लेखक यहाँ पर बाजार को क्या कहता है? ये तो शैतान का जाल है। जैसे आपने पिक्चरें देखी होंगी, कार्टून फिल्म देखते हैं, उसमें शैतान एक जाल बिछाता है, यहाँ से लेकर वहाँ से वहाँ तक बिछा दिया, अभी उसमें कोई भी आएगा तो वो ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा और शैतान उसको पकड़ कर ले जाएगा। तो ये बाजार भी एक शैतान रूपी बाजार है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग है कि बाजार अपना एक जाल बिछाता है और उस जाल में हमारा फंस जाते हैं। और वो जाल कैसा है? उसमें सजा संवार कर, बाजार किस तरह से सजा संवार कर बेशरम बन के सामान बेचता है। बाजार को शर्म नहीं आती, वो सामान बेचता है बेशरम बनकर। आप किसी मॉल में घुसिए तो घुसते ही आपको ज़्यादातर क्या दिखाई देगा? कॉस्मेटिक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। किसी आप शॉप में घुसिए तो आपको पहले ही फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई देंगे, क्योंकि पता है कि अभी मनुष्य जो है वो, ये आदमी जो है, पैसे वाला आदमी, पर्स लेकर, पर्स इसकी पॉकेट में है, गर्मी से आ रहा है तो अब इसको गर्मी लग रही होगी तो अभी कुछ ठंडा ठंडा पीना चाहेगा, तो कोल्ड ड्रिंक आगे लगी होगी। कौन सी कोल्ड ड्रिंक आगे होगी? वर्ल्ड में सबसे जो महंगी होगी, जो ज़्यादा बिकती होगी, या जिस कंपनी ने अपने प्रमोशन के ज़्यादा पैसे दिए होंगे, तो वो थम्स अप और कैंपा कोला आगे होगी और वो पीछे जो लिम्का और ये इस तरह की जो कम इम्पॉर्टेंट कंपनियां हैं वो पीछे होंगी। तो आप सबसे पहले जो आगे बोतल होगी वो उठा लेंगे और आगे चले तो एक तरफ जिधर ग्रॉसरी लगी होगी उधर बच्चों के खेल के आइटम लगे होते हैं, कि जिससे ग्रॉसरी आइटम पर बच्चों के खिलौने मिलते हैं। जैसे आप बॉर्नवीटा खरीदने जाएं तो बॉर्नवीटा के साथ घड़ी फ्री है, बॉर्नवीटा के साथ बैडमिंटन का रैकेट फ्री है, या वो छोटे छोटे कार्टून या खिलौने फ्री हैं। तो मम्मियों के साथ छोटे बच्चे गए, मम्मी तो दाल चावल खरीद रही और बच्चे वो छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं और मम्मी पे जिद करेंगे, नहीं मुझे तो ये चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये फ्री मिल रहा है। तो ये बाजार अपनी चीज़ों को इस तरह से सजा संवार कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हम लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धिमानी जो है वो घर रखाते हैं और जाकर के उस शैतान के उस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए इसको बाजार को शैतान का जाल कहा गया। और ये कैसा है? ये बेशरम है, इसको शर्म बिल्कुल नहीं। ये नहीं सोचता कि हमारे पैसे कैसे हैं, हमारी खून पसीने की कमाई पर बाजार को क्या फर्क पड़ता है? हमारी कमाई है तो खुद नियंत्रण रखो। अगर हम नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाजार को क्या है? वो तो हमारा फायदा उठाता ही है। बाजार किस तरह से सजा संवार कर बेशरम बन के सामान बेचता है? बाजार कहता है आओ मुझे लूटो और सब ले जाओ, सब भूल जाओ। बाजार क्या कहता है हमसे? बाजार हमसे कहता है आओ ले जाओ, लूटो, मुझे सब लूटो, ले जाओ, सब ले जाओ। बाजार हमें मूक आमंत्रण देता है। मूक मतलब जिसमें आवाज़ नहीं होती, और आमंत्रण कैसा? खुला निमंत्रण है, इनविटेशन। बाजार में आप किसी मॉल में घुसिए, किसी मार्केट में घुसिए तो वो वहाँ निमंत्रण पत्र हमारे आगे खुला पड़ा होता है, क्योंकि सामान बिक रहा। पहले हम क्या करते थे? हम स्लिप बना के जाते थे और ग्रोसरी की दुकान पे बाहर खड़े होकर लाइन, ए भैया ये दे दो, भैया वो दे दो, भैया चावल दे दो, आटा दे दो, 2 किलो ये दे दो। जितना हमारी लिस्ट में लिखा हम उतना लेके चले आते थे। आज हम लिस्ट बनाते ही नहीं। आज हम जाते हैं, अरे देखेंगे वहाँ जो जो समझ में आएगा ले लेंगे। लेने गए थे, दाल चावल की कमी थी घर में, लेकिन आज बिस्किट उठा लिया, इधर से नमकीन उठा लिया, चॉकलेट उठा ली, कुछ भी हम लेकर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार ने सब कुछ फैलाकर सजा संवार कर हमारे आगे रखा हुआ है। बाजार कहता है आओ मुझे लूटो और सब भूल जाओ। लेना नहीं है तो केवल देखने ही आ जाओ। अभी मॉल जो है वो हम क्या करते हैं? अरे चलो मॉल घूम के आते हैं, लेना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम घूमने चल देते हैं कि चलो थोड़ी देर एसी की हवा खाएंगे, थोड़ा इधर उधर देखेंगे, विंडो शॉपिंग करेंगे। ये जो विंडो शॉपिंग टर्म है बच्चों, ये ही हमको लूटने के लिए बना है। विंडो शॉपिंग का मतलब क्या? हम बाहर से शीशे में लगी हुई चीज़ें देखते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं, कल हमें पसंद आई, हम उसमें जा करके उसका रेट पूछ लेते हैं और उस रेट के बाद फिर हम आकर के घर में सोचते हैं बहुत अच्छी थी, इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। कई बार हम घर भी नहीं आते, वहीं का वहीं खरीद लेते हैं। अगर पर्स में हमारे पैसा है तो हम तुरंत का तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये हमें लूटने के लिए बना है बाजार।
लेना नहीं है तो केवल देखने ही आ जाओ। वो हमसे कहता है ठीक है लो मत, आज देखने आ जाओ, कल तो अपने आप तुम आओगे क्योंकि तुम हो ही बेवकूफ़। बाजार का आमंत्रण लोगों को खींचता है और पागल बनाता है, और बाजार हमको पागल बनाता है। हमें ये लगता है अरे ये वाली तो मेरे पास है ही नहीं, ये जो नई तरीके की जीन्स चली है फटी वाली, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो एक नया हमारे अंदर आ गया कि अच्छा अब की बार मैं ये खरीदूंगा। हो सकता है हम उस समय ना खरीदें, लेकिन दिमाग में एक खुराफात शुरू हो जाती है कि ये मैं अगली बार खरीदूंगा। तो ये बाजार हमें आमंत्रण देता है और हमें पागल बनाता है और हमारे सारे पैसे खींच कर ले जाता है। बाजार कहता है हमें लूटो, लेकिन असली में बाजार हमें लूट लेता है। हमारी जितनी परचेजिंग पावर होती है उसको वो कम कर देता है। अगर हम पैसों को इकट्ठा करते तो शायद बढ़ती है हमारी परचेजिंग पावर, लेकिन हमारी परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। उनका मित्र बाजार से बिना कुछ लिए आ जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या खरीदे। अभी अगर एक उनका कोई मित्र था, वो बाजार गया तो लौट के आया, तो इन्होंने पूछा अच्छा तुम आ गए, तुम क्या लाए, तुम तो कुछ लेकर नहीं आए। तो उसने बोला मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या लूँ। तो ऐसे लोगों को भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा बाजार घूम के आ गए, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया कुछ लेकर आए। जैसे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी पापा मार्केट गए, मेरे लिए क्या लाए, तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं लाया। आपको इतने मार्केट में मेरे लिए कुछ नहीं मिला, मतलब अजीब इंसान है आप कि आपको इतने बड़े बाजार में कुछ समझ ही नहीं आया और आप खाली हाथ लौट आए। तो बाजार क्या कहता है, वो हमको बेवकूफ़ बनाता है। बाजार में एक जादू है, वह आँख की राह काम करता है। बाजार का जादू कैसे हमारे अंदर जाता है, हमारी आँखों के रास्ते हमारे दिल में उतरता है, हमारे दिमाग में घुसता है, हमारी बुद्धि को खराब कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, और आँखों के रास्ते हमारे ऊपर वो अंदर आता है। अभी वो जादू जो है वो हमारी कैसा है, वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू। अभी रूप का और चुंबक का जादू है। जैसे रूप का जादू मतलब सुंदरता का जादू, चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से सजा के रखी जाती हैं। आजकल एक टॉफ़ी और चॉकलेट भी होती है, वो इतने सुंदर रैपर में होती है कि हमारा टॉफ़ी अंदर से स्वाद कैसा होगा पता नहीं, पर वो दिखने में इतनी सुंदर है कि हम ले लेते हैं। तो वो रूप का जादू है। और कैसा चुंबक, चुंबक समझते हैं, मैग्नेट, वो हमको खींचता है, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये बाजार का जादू रूप का जादू है, चुंबक का जादू है, जो खरीदार पर चलता है। और ये किस पर चल जाता है, जो ग्राहक हैं, खरीदार हैं, कंज्यूमर हैं, उनकी तरफ चल जाता है। इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। अब इस जादू में भी इसकी अपनी मर्यादा है, अपना तरीका है, अपने नियम है। क्या तरीके हैं, ये कुछ जो टर्म है इन पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं बच्चों। जेब भरी हो और मन खाली। अभी इसका एक पहली कंडीशन क्या है कि जेबें भरी हो और मन खाली हो। जेबें भरी होने से मतलब माल भरा हो, उसमें खूब पैसा हो, और मन खाली, मन खाली मतलब हमारे अंदर इच्छाएं बहुत हो, खाली है मन, ये भी ले लें, हाय ये भी ले लें, हाय ये भी ले लें, हाय ये भी ले लें। ये जो मन का खालीपन है हमारा, अगर हमारा मन खाली और पैसे भरे हुए, जेबें भरी, तो ये समझिए आपको बाजार लूट के छोड़ेगा। और बाजार खुद लूटने को तैयार है। उसने अपनी चीज़ों को सजा संवार कर आपके आगे रखा है, और हम अपनी बुद्धि घर पे रखाते हैं, अपना नियंत्रण खो देते हैं और इस बाजार के आगे हाथों लुट जाते हैं। ऐसे हालात में बाजार जादू का असर खूब होता है। अब अगर आपका मन खाली है तब तो बाजार का जादू जरूर चलेगा आपके ऊपर। मन खाली मतलब हमारे अंदर इच्छाएं, कमी। खाली मतलब कमी, अगर भरा होता तो कमी नहीं होती, अभाव नहीं होता। खाली तो वही चीज़ होगी जिसमें अभाव होगा। तो अंदर कमी, जो इच्छाएं, जो अभाव है, वो हमको चाहता है, हमको फोर्स करता है, हमको पुश करता है कि जाओ खरीदो। अरे तुम्हारे पास 2 टी-शर्ट ही हैं, 4 लेकर आओ। रेड वाली तो तुम्हारे पास 2 ही है, 2 और रेड लेकर आओ। तो ये जो अभाव है, ये जो कमी है, ये हमारा मन का खालीपन है। ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खालीपन, मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। अभी आपकी जेब खाली हो और मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मान लीजिए आपके मन में इच्छाएं हैं पर जेब खाली है, पैसे तो है नहीं, फिर भी जादू जरूर चलेगा। क्यों? क्योंकि आज आपकी जेब खाली है, कल हो सकता है जैसे ही आपके पास पैसे होंगे आप दौड़ के बाजार जाएंगे और वो लेकर आएंगे। या आप मन में चला लेते हैं जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे ना मैं वो लेकर आऊँगा, आज तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा। लेकिन बाजार के जादू ने अपना काम कर दिया आपका, क्योंकि आपका मन खाली था। अगर आपका मन भरा होता, आपके मन में इच्छा नहीं होती, तो बाजार में लाख चीज़ें पड़ी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमारा मन खाली है तो बाजार का जादू चल जाता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण हम तक पहुंच जाता है। अगर हमारा मन खाली हो, हमारे मन में इच्छाएं बहुत अधिक हो, तो बाजार का निमंत्रण, इनविटेशन हम तक पहुंच जाता है। अगर आपकी जेब भरी हुई है और मन खाली है, तब तो बाजार पूरी तरह से जीत जाता है। और अगर आपकी जेबें भरी,
पॉकेट में खूब पैसा है और मन खाली और मन में इच्छाएं हैं, तब तो बाजार पूरी तरह से जीत जाता है। बाजार समझता है अरे ये आया, इसको पकड़ो, इसके पास पैसे खूब है और इसमें बहुत इच्छाएं हैं, तब तो बाजार हमें लूट के छोड़ता है। तब तो बाजार पूरी तरह से जीत जाता है और खरीदार को जकड़ लेता है। पर उस जादू की जकड़ में बचने का एक सीधा उपाय है कि खाली मन बाजार ना जाओ। और अगर आप इस बाजार के जादू से आप बचना चाहते हैं तो उसका एक सीधा सा उपाय है। क्या उपाय है? कि मन खाली नहीं होना चाहिए, खाली मन बाजार नहीं जाना चाहिए। खाली मन से क्या मतलब है? हमारे अंदर बहुत सी इच्छा है, बाजार में तो बहुत कुछ सामान पड़ा है, क्या हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते? अगर हम बाजार जा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए कि हम क्या लेने जा रहे हैं। आज हमें एक शर्ट लेनी है, आज हमें एक ड्रेस खरीदनी है, तो हम एक ही ड्रेस खरीद के लाएंगे। पर ऐसा होता नहीं, हम जाते एक ड्रेस खरीदने, पैसे लेकिन बहुत सारे हमारे पास हैं, तो हम अरे चलो एक और ले लेते हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है, पता नहीं फिर आए कि नहीं आए। और उसमें क्या लगा होता है, ये लास्ट पीस है, ये अभी डिस्काउंट चल रहा है, अगर आपने अभी नहीं लिया तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, अभी फिर डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अरे अभी तो होली का डिस्काउंट चल रहा है, आज दिवाली का डिस्काउंट है, आज रक्षाबंधन का डिस्काउंट है, तो हम सोचते हैं आज ये मिल रहा है, फिर शायद ना मिले। तो हमको ये बाजार अपनी तरफ खींचता है और ये जो हमारा खाली मन है ये हमको बर्बाद करके छोड़ता है। तो अगर हम इस बाजार के जादू से बचना चाहते हैं तो हमको पहली शर्त क्या है कि हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। खाली मन बाजार मत जाओ। जब आप बिल्कुल निश्चित कर लो कि आपको क्या चाहिए तभी आप बाजार जाओ, भले आपकी पॉकेट कितनी भी भरी क्यों ना हो। आगे का पॉइंट देखिए, लेकिन मन को बंद नहीं रहना चाहिए। अब मन को बंद मत कर दो। यहाँ मन खाली होना, मन भरा होना और मन बंद होना, ये 3 टर्म है। यहाँ मन को बंद करना, बंद मतलब इच्छाओं को मारो मत, मन को बंद कर दिया। कोई चीज़ बंद हम कब करते हैं? जबरदस्ती बंद कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो जबरदस्ती मन को बंद मत करो। मन को बंद नहीं रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। बंद कौन होता है? जो बंद हो गया उसकी सब इच्छाएं खत्म। ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होता कि जिसमें इच्छाएं ना हो। तो इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, इच्छाओं को हमें मारना नहीं है, हमें इच्छाओं को चेक रखना है, उनको नियंत्रित रखना है कि हमको किसकी ज़रूरत है। हमारी आवश्यकताएं अनुसार हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हम मरे हुए नहीं हैं। हम अगर जीवित हैं तो हमारी इच्छाएं होंगी, हमारी इच्छाएं होंगी तो हम कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। तो मन को बंद नहीं करना है, लेकिन मन को खाली भी नहीं रखना है। खाली का मतलब कि और ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, कोई इतनी चाह भी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मन भरा होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। अगर आप भरे मन से बाजार जाएंगे तो आप केवल वही सामान लेकर आएंगे जो आप लेने गए हैं। खाली मन से जाएंगे तो और भी बहुत कुछ ले आएंगे। और अगर आपने मन को बंद कर दिया, मार दिया, तब तो फिर आप भी मरे हुए हो गए, आपकी सब इच्छाएं खत्म हो गई। तो वो जरूरी नहीं, फिर तो हम शून्य हो जाएंगे। और शून्य कौन है? शून्य केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर ही है जो पूर्ण है, और जो पूर्ण होता है उसे ही कोई ज़रूरत नहीं होती। हम मनुष्य हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम अपूर्ण हैं। हमें रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं, ये भगवान 10th पास करा दे। बस उस समय हमें 10th पास करना होता है, लेकिन जैसे ही 10th पास कर लेते हैं फिर हम 12th की प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस 12th में बहुत अच्छे नंबर दे दे। एक इच्छा खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो हम शून्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शून्य केवल ईश्वर हो सकता है। एक ईश्वर ही है जो पूर्ण हो सकता है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो कि पूर्ण है और सब अपूर्ण है। और बाकी दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब अपूर्ण है। जैसे हम बंद आंखों से सपने देख सकते हैं, बंद मन में भी लालच आ सकता है। अगर हम जिस प्रकार से बंद आंखों से सपने देख सकते हैं, वैसे ही बंद मन में भी लालच आ सकता है। अगर हमसे कोई कहे कि सपने देखो, तो देखने का मतलब तो आंखें खोलनी पड़ेंगी, लेकिन हम सपने तो कैसे देखते हैं? आंख बंद करके सपने देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम अपने मन को बंद कर देंगे तो हम बाजार जाएंगे तो हम कुछ नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। हम बंद मन से भी हमारे अंदर लालच आता है। आप बाजार भी मत जाइए, आपके पास पैसे भी नहीं हो, घर बैठे बैठे हमारे अंदर लालच आता है। देखो पड़ोसी के घर तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं ये भी लूँगी, मुझे अब की बार ये भी लेना है, मैं ये भी लेना चाहती हूँ। तो ये जो लालच है ये बंद मन में भी आता है, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है, हम तुच्छ मनुष्य हैं। तो मनुष्य हैं तो मन को बंद मत करो, मन को भरा रखो। खाली मन बाजार मत जाओ। अगर मन खाली है तो आपको बाजार लूट लेगा, क्योंकि बाजार तो है ही, वो तो बैठा है इस ताक में कि आप आए, भरी हुई पॉकेट्स लेकर आए और आपकी परचेजिंग पावर का फायदा उठाए बाजार, और आपको अपनी जादुई शक्ति में जकड़ ले और आपको लूट ले।
समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इस अंश में लेखक पड़ोस में रहने वाले भगत जी की कहानी सुनाते हैं जो चूरन बेचते थे। अभी यहाँ पर एक वो छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक कोई भगत जी थे जो चूरन बेचा करते थे। चूरन आप लोगों ने खाया होगा, बाजार में मिलता है, पुड़िया में बांध करके, चटपटा मीठा खट्टा, तो वो चूरन बेचते थे। और एक कहानी ऐसे ही सुन लीजिए कि उस कहानी में वो ये बताते हैं कि चूरन बेचते समय वो 6 आने पैसे से ज़्यादा कभी नहीं बेचते थे। 6 आने पहले जो होता था, 1 आना मतलब 6 पैसा, तो 4 आना मतलब 24 पैसा या 25 पैसा, उसको 4 आना बोलते थे। तो वो 6 आने का सामान बेचा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी ज़रूरत, मेरी आवश्यकता 6 आने की है। तो वो चूरन बेचने जाते थे, बच्चों को चूरन बेचते थे, और जैसे ही 6 आने उनके होते वो चूरन बेचना बंद कर देते थे और बाकी का चूरन बच्चों में बांट देते थे। केवल 6 आने तक ही वो लोगों से पैसे लिया करते थे। तो ऐसे मनुष्य शायद ही बहुत कम होते होंगे। लोग उनसे पूछा करते थे कि आप क्यों नहीं लेते? बोलते मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना? हम तो कहेंगे और बेच लो, और बेच लो। दूध वाला दूध बेचने आता है, वो अगर 50 रुपये लीटर आता है तो जब तक दूध रहेगा तब तक वो बेचेगा, और उसको लगा दूध कम हो गया, लोग ज़्यादा हो तो उसमें पानी मिला देगा कि अरे बढ़ा लो, पैसे कमाओ। तो ये जो है, ये सब क्या है? ये हम अपनी नैतिकता भी भूल जाते हैं जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। अगर हम अपने मन को बंद करके रखें, मन को भरा रखें, तो शायद हमारी आवश्यकताएं निश्चित रहेंगी और हमें उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ भगत जी की कहानी देखिए। इस अंश में लेखक पड़ोस में रहने वाले भगत जी की कहानी सुनाते हैं जो चूरन बेचते थे। उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा कभी नहीं कमाए। जैसे ही 6 आने पूरे होते वो चूरन बेचना बंद कर देते थे। 6 आने पूरे होने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। शायद बाजार का जादू चूरन वाले पर नहीं चला। अभी ये जो चूरन वाले भगत जी थे, लगता है इनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चला। वो उनको और पैसे नहीं चाहिए थे, उनको बस उतने ही चले थे। तो ये जो बाजार था उनके आगे फेल हो गया, क्योंकि वो उनको ज़्यादा कमाने पर, उनको कमाने के लिए बोल नहीं सका, उनको मजबूर नहीं कर सका कि तुम और कमाओ, क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। मनुष्य पर बाजार वार नहीं कर पाता जिसका मन भरा होता है। अब बाजार वार करता है, वार मतलब हमारे ऊपर अपने कटाक्ष चलाता है, अपने हथियार चलाता है, और हम वहीं धराशायी हो जाते हैं उसके हथियारों से। लेकिन भगत जी पर बाजार अपना वार नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। बाजार का माल बिछा रहता, लेकिन मनुष्य अडिग रहता है, और वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाल पर बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, यहाँ पर दार्शनिकता है, यहाँ पर अपनी फिलॉसफी बता रहे हैं कि जो ये पैसा है, ये इसमें परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, लेकिन साथ ही साथ पैसे में एक व्यंग शक्ति होती। पैसा कहता है अरे तो मेरे पास पैसा है तब भी तू नहीं खरीद रहा। वो व्यंग करता है। पैसा हमारे ऊपर, मान लीजिए हम गए और हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम जाकर के सामान नहीं खरीद पाए, तो पैसा हमारे ऊपर व्यंग करेगा कि अरे इतना पैसा होने के बाद भी तूने नहीं खरीदा, बड़ा बेवकूफ़ आदमी है तू तो, कि इतने पैसे हैं फिर भी नहीं खरीदा। अगर पैसा नहीं है तो भी पैसा व्यंग करता है, तेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तू सामान खरीद पाए। तो ये जो पैसा है ये हमारे ऊपर व्यंग करता है, कटाक्ष करता है, टॉन्ट करता है, और हम उसके टॉन्ट से डर करके हम चीज़ें खरीदते हैं या हम अपने अंदर इच्छाएं जगाते हैं जो हमें बाद में दर्द देती हैं। लेकिन भगत जी के ऊपर बाजार का जादू नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उनका मन भरा हुआ था, बाजार में माल बिछा हुआ था। लेकिन जो मनुष्य अडिग होता है, अपने इरादे पक्के रखता है, उसका ये बाजार कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जिस दिन हम सोच के जाते हैं कि नहीं बस मैं जा रहा हूँ, एक कॉपी एक पेन खरीदूंगा और वापस आऊँगा, उस दिन कितना भी सामान घर बाजार में क्यों ना पड़ा हो, हम रुकते ही नहीं किसी शॉप पर कि ना अरे नहीं मुझे और भी बहुत काम है, मुझे तो बस एक पेन लेना है। आप एग्जाम का दिन हो, आपको एक पेन खरीदना हो, आप मॉल में जाएंगे तो क्या करेंगे? दुकानों में रुक करके कपड़े नहीं देखेंगे, क्योंकि उस समय आपका मन भरा हुआ है। आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है तो आप एक पेन खरीदेंगे और वापस चलेंगे। बाजार अपनी उस जादुई शक्ति को लेकर के पड़ा रह जाएगा और बाजार कहेगा अरे आज तो ये आदमी फंसा ही नहीं। तो हम अगर अपने मन को भरा रखें तो ये बाजार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पैसा भी हमारे ऊपर व्यंग नहीं कर सकता, या व्यंग शक्ति से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ लेखक पैसे की व्यंग शक्ति के बारे में बात करता है जिसे वह दारुण बताता है। यहाँ पर वो कह रहा है पैसे की शक्ति जो है वो दारुण है, बड़ी दयनीय होती है, बड़ी कठिन होती है। ये शक्ति कैसी होती है? भगत बाजार चलते चले जा रहे थे, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं और जीरा और काला नमक खरीदते हैं। उन्हें बाजार से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनका मन भरा था। भगत जी बाजार जीरा खरीदने जाते हैं, घर से चले होंगे कि जीरा खरीद के लाता हूँ, और वो बाजार में जाते हैं और केवल
पंसारी की दुकान पर जा कर के जीरा और नमक खरीदते हैं और सीधा वापस चले आते हैं। अब बाजार में पूरी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन भगत जी को कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं खरीदना। उनको क्या लेना था? केवल जीरा और नमक, और बस वो खरीदते हैं और वो वापस लौटाते हैं। तो ये बाजार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ये पैसा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पैसे की व्यंग शक्ति कुछ नहीं कर पाती, बाजार का जादुई शक्ति कुछ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनका मन भरा हुआ था। पैसे थे उनके पास, वो खरीद सकते थे, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं थी, और पैसा भी वो और नहीं कमाना चाहते थे। पैसे को उन्होंने इतनी छूट ही नहीं दी कि पैसा उनके ऊपर व्यंग कर पाए। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता केवल 6 आने भर की थी, इसीलिए वो और ज़्यादा पैसा कमाते ही नहीं थे। क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो ये पैसा अपनी व्यंग शक्ति हमारे ऊपर चलाएगा और फिर हम उसके अंदर फंस जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो ये नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। अब यहाँ पर फिर से दार्शनिकता गोई है, दार्शनिक शैली है कि बाजार को सार्थकता भी वो मनुष्य देता है जो ये नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से ही बाजार को व्यंग शक्ति देता है। सार्थकता बाजार जो है वो कब सक्सेसफुल हो जाता है, कब सफल होता है? जब हमारा मन खाली हो और हमें ये पता ही ना हो कि हमें क्या लेना हो। तब बाजार कहता है, अरे आज मैं जीत गया, आज तो ये आदमी आया और अपना सब कुछ लुटा करके चला गया। और हम पैसे की परचेजिंग पावर में, गर्व में, बाजार की व्यंग शक्ति और पैसे की परचेजिंग पावर में आकर के हम सब कुछ अपना पैसे खर्च करके चले आते हैं, और हमें ये समझ में ही नहीं आता कि इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, इस बाजार ने हमको लूट लिया। ऐसे लोगों का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन जो बाजार की क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो क्या है? बाजारूपन। बाजारूपन मतलब बिकना, बाजारूपन मतलब बिकना। तो बाजार का तो गुण ही है बिकना। बाजार तो है ही इसलिए कि वो बिकना चाहता है। वो आमंत्रण लेके बैठा है, इनविटेशन कार्ड लेके बैठा है कि मुझे आके खरीदो। और हम, ये तो हमारी ताकत होनी चाहिए ना, हमारा नियंत्रण होना चाहिए कि हमको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। जो नहीं खरीदना वो नहीं खरीदना, लेकिन हम उसकी व्यंग शक्ति के आगे झुक जाते हैं और हम जो नहीं चाहिए वो भी खरीद के ले आते हैं। तब बाजार को सार्थकता मिलती है, पूरी तरह से वो सफल हो जाता है। तो ऐसे ही लोग जिनका मन खाली होता है, जेबें भरी होती हैं और जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, संयम नहीं होता, वो लोग बाजार को सार्थकता देते हैं, यानी बाजार को सक्सेसफुल कर देते हैं, सफल कर देते हैं। और अर्थात कपट बढ़ाते हैं। कपट के बढ़ने से सद्भावना घटती है। अभी बाजार का बाजारूपन अगर बढ़ेगा तो कपट बढ़ेगा और सद्भावना कम हो जाए। कपट मतलब छल कपट, सद्भावना मतलब अच्छे गुण, हमारी आत्मीयता, एक दूसरे से भाईचारा, ये घटाते हैं। अब बाजार कैसे घटाता होगा? बाजारूपन जो है उसका बढ़ता है, तो कैसे वो कपट बढ़ाता है और कैसे सद्भावना घटाता है? जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें लगता है, अरे मेरे उस वाले दोस्त के पास तो ऐसी शर्ट है, इससे तो महंगी वाली मैं लूँगा, ये वाली ब्रांड है, मैं और महंगी वाली ब्रांड खरीदूँगा। तो बाजार ने हमारे अंदर कपट बढ़ा दिया, छल कपट बढ़ा दिया। हम एक दूसरे से द्वेष रखने लग गए और सद्भावना घट गई। वरना क्या होता था पहले के ज़माने में, जब मॉल नहीं थी तो क्या था, सब लोग अपने वही जाकर के कपड़े जो मिलते थे बाजार में सब खरीद, किसी को पड़ी नहीं थी कौन सी ब्रांड हो कौन सी नहीं। जो ज़रूरत है, जो हमारे शरीर को सुख देता था, जो हमें अच्छा लगता था, या हमारी जितनी पैसे होते थे उतनी जाके चीज़ हम खरीद लाते थे, एक दूसरे से होड़ नहीं करते थे। आज हम होड़ करते हैं। आज हमारे पास एक कार होती है तो हम दूसरी बड़ी कार खरीदते हैं। अरे कार का काम क्या है? हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन नहीं, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो हम तो ऑडी खरीदेंगे, हम तो BMW खरीद सकते हैं, तो हम ये छोटी वाली कार क्यों खरीदेंगे? हम अगर छोटी सी बाइक है, स्कूटी है, तो हम बाइक खरीदना चाहते हैं, स्पोर्ट बाइक खरीदना चाहते हैं। तो ये हमारे अंदर हमारा बाजार का बाजारूपन है, ये जो बाजार के बिकने का गुण है, ये हमारे अंदर कपट बढ़ाता है, हमारे अंदर एक दूसरे से द्वेष बढ़ा देता है। और जब कपट बढ़ेगा तो सद्भावना कम हो जाएगी। सद्भावना हमारी जो अच्छाई है, जो अच्छी सद्भावनाएं, जो अच्छी भावनाएं हैं, उनको कम करता है। ये बाजार इतना खराब है। और भाई भाई या पड़ोसी एक दूसरे के नहीं रह पाते, एक दूसरे से ग्राहक और बेचक जैसा व्यवहार करते हैं। अभी भाई भाई का नहीं रहता। एक भाई ने अपना घर बनाया 2 लाख का, तो दूसरा भाई कहेगा, ले मैं तो 3 लाख का बनाऊंगा, मेरे पास तो पैसे ज़्यादा हैं। तो भाई भाई से लड़ने लग जाता है। और पड़ोसी एक दूसरे के नहीं रहते। एक पड़ोसी के घर अगर एक गाड़ी आई तो पड़ोसी बगल वाला खुश नहीं होता, वो जलता है। उसको लगता है इसने ये ली, मैं तो इससे भी ऊपर वाली लेकर आऊँगा, और लाने के बाद उसको जलाने का काम करता है। तो पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और क्या होता है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं? बेचक और ग्राहक का। एक आदमी जो दुकानदार है वो
बेचने वाला है और ग्राहक खरीदार है। हम सबको ग्राहक और बेचक समझने लगते हैं, सबसे हम खरीदने बेचने का संबंध रखने लग जाते हैं। हम किसी से भी सद्भावना से बात नहीं करते। तो ये काम ये कौन कर रहा है? ये बाजार कर रहा है। और किस गुण के कारण? क्योंकि बाजार का तो काम ही है बिकना। पर क्या करना क्या चाहिए? हमको एक ऐसा ग्राहक बन के बाजार जाना चाहिए जिसके पास पैसे तो हो लेकिन मन भरा हो। हम जितना चाहिए उतना लेकर अगर हम आए तो हम बाजार की असली सार्थकता उसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बाजार खुद सफल हो जाता है क्योंकि हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे देखिए, केवल हानि और लाभ के बारे में विचार करते हैं। हम कैसे हो जाते हैं? हम ग्राहक और बेचक का व्यवहार करते हैं। हम बस अपना हानि और लाभ सोचते हैं। हम किसी के बारे में नहीं सोचते, हम अपने बारे में सोचते हैं। मेरा फायदा होना चाहिए, इसका नुकसान होता है तो हुआ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दुकानदार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं या आप बेकार की चीज़ देकर जा रहे हो। उसको लगता है अरे ले जाने दो ना, हमारा फायदा होना चाहिए। पहले के दुकानदार ऐसे नहीं थे, वो बोलते थे साहब ये वाला ले लो, ये सस्ता है, ये अच्छा है, आपको काम आएगा। लेकिन आज के दुकानदार कैसे हैं? वो हमें बेचते हैं, अच्छी चीज़ है तो, बुरी चीज़ है तो, वो बस अपना फ़ायदा देखते हैं। तो मनुष्य से मनुष्य का कपट बढ़ने लगा है, सद्भावना घट गई है। और यही बाजार की शक्ति है और यही बाजार की ताकत है। बाजार आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं करता बल्कि शोषण करता है। बाजार का काम क्या है? एक दूसरे चीज़ों का आदान प्रदान करना, चीज़ें देना और लेना। लेकिन यहाँ बाजार क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, चूस रहा है। हमारे पैसे हमसे चूस के ले जाता है, शोषण कर लेता है, हमारा शोषण करता है। मनुष्य इसका शिकार होते हैं और हम और आप इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। अभी लेखक कह रहा है जो इस तरह का बाजार है वो मनुष्य के लिए एक विडंबना है, एक ऐसी बुरी चीज़ है हमारे लिए जो हमसे हमारा सुकून छीन लेती, हमसे हमारा पैसा छीन लेती है, हमारी सद्भावनाएं खत्म हो जाती है, हमारे अंदर कपट बढ़ा देती है, हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको कम कर देती है। हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं लाते, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करने लग जाते हैं। जो उसका शास्त्र बना हुआ है अर्थशास्त्र, और ये जो बाजार पर बना हुआ शास्त्र है अर्थशास्त्र, इसको वो क्या कहते हैं? ये सरासर औंधा है। औंधा मतलब उल्टा है, जिसको सीधा होना चाहिए ये उल्टा शास्त्र है। और मायावी शास्त्र, मायावी मतलब माया जाल, जिसमें कि जादू है, ये माया से बना हुआ शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। ये अर्थशास्त्र का अनीति शास्त्र है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि ये अर्थशास्त्र का अनीति शास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र को कैसा होना चाहिए? नीतियों पर आधारित होना चाहिए, यानी नियमों पर आधारित। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं चलता, ये अनीति है। यानी इसने तो नियमों को तोड़ दिया, सारे उल्टे नियम चलते हैं यहाँ तो। बाजार हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए नहीं है। अपना बाजारूपन दिखा करके बाजार हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा देता है, हमारे पैसे को शोषित कर लेता है, खींच लेता है, हमारे अंदर कपट बढ़ा देता है, हमारी सद्भावनाओं को खत्म कर देता है। तो ये अर्थशास्त्र नहीं है, ये अनीति शास्त्र है। तो यहाँ जो हमारा अर्थशास्त्र है उसको भी जैनेंद्र जी ने गलत बताया है। यहाँ पर पूरे पाठ का सार क्या है कि जो आज का बाजार है वो कैसा है? मनुष्य का शोषण करता है। और हम और आप अगर हम अपने मन पे नियंत्रण रखें तो हम अपनी पैसे की परचेजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। और इस जो बाजार की जो जादुई ताकत है, इसके चंगुल में फंसेंगे नहीं। ये जो शैतान का जाल इसने बिछाता है, इससे हम बच करके निकल जाएंगे। हम अपनी ज़रूरत का सामान लेंगे तभी बाजार को सार्थकता दे सकते हैं, वरना बाजार क्या करेगा? वो सफल हो जाएगा अपने बाजारूपन में और हमको चीज़ें बेच करके खुद जो है वो अब हमारे ऊपर व्यंग करेगा। और पैसा भी अपनी व्यंग शक्ति दिखाएगा कि अच्छा देखा, तू तो सब खरीद के आ गया, देखा मेरी ताकत, तूने तो सब लुटा दिया अपना। और हम पूरी तरह से लुट के बर्बाद होकर इस बाजार से आ जाते हैं। बाद में भले हम सोचते हैं कि अरे बेकार हम ले आए, इतना हमको वैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था, पैसा बचाना चाहिए था, लेकिन समय पर हमको ये बात याद नहीं रहती। तो यहाँ हमको अब इस बाजार की सार्थकता किस में है कि हम अपनी ज़रूरत का सामान लें। और इसको प्रूव करने के लिए लेखक ने यहाँ 2-3 उदाहरण दिए हैं। भगत जी का उदाहरण दिया, कुछ अपने दोस्तों का उदाहरण दिया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। और इसको हम पैराग्राफ वाइज इसको फिर से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं और उनके छोटे छोटे प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और जो पाठ के प्रश्न उत्तर हैं उसके लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया हुआ है। तो सभी बच्चे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।